अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो यहाँ कन्वेंशंस जो है गिवन है, फुल 3 कन्वेंशंस है हमारी। एक कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, एक कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसमें डिफरेंस देख रहे हैं। लीगल पोजीशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट हैव द लीगल एक्सेप्टेंस। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे हैं वो क्या है, लीगल एक्सेप्टेंस है, उनको एक्सेप्टेंस मिली हुई है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, आर गाइडलाइन बेस्ड अपॉन कस्टम और यूसेज ऑफ जनरल एग्रीमेंट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस गाइडलाइंस हैं, रिवाज हैं जो लीगल नहीं है, जनरल एग्रीमेंट के बेस पर दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक assumption on the basis of which transaction are recorded and accounts are maintained। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हैं वो क्या है, बेसिक assumptions हैं जो कि बेस हैं ट्रांजेक्शन की। जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड करने में, अकाउंट्स को मेंटेन करने में हम उसी एजम्पशन करके, मींस उसी को यूज करते हुए जो है वो चलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कन्वेंशंस जो हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब कहने का है कंसेप्ट को हम रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं और कन्वेंशंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ये एक सेट ऑफ रूल है जो यूनिफॉर्मिटी लाता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए हम इसको इसमें फॉलो करते हैं कि सभी ट्रांजेक्शन को हर जगह पर एक जैसे तरह से रिकॉर्ड किया जा सके। दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये उतने वही इम्पोर्टेंट नहीं है अकाउंटिंग कंसेप्ट जैसे। रोल ऑफ पर्सनल, देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायस इन फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट। अगर हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई पर्सन का जजमेंट या पर्सन की जजमेंट नहीं आती है, पर्सनल जजमेंट नहीं होती है, ये फ्री फ्रॉम बायस होता है और हम कह सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशन को जब करते हैं तो यहाँ पर्सन की खुद की जजमेंट रोल प्ले करती है या पर्सन की खुद की जजमेंट जो है वो आती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें रूल ऑफ पर्सनल नहीं होते हैं, उसमें रोल ऑफ पर्सनल होता है। यूनिफॉर्म अडॉप्शन, देयर इज यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इन डिफरेंट एंटरप्राइज। यूनिफॉर्मिटी मिलती है अगर डिफरेंट एंटरप्राइज को यूज करती है तो सेम अकाउंट्स बनेंगे, लेकिन इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जो हमारे रूल हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो सेम नहीं लेके आएगी, यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं ला सकती क्योंकि उसमें वेरियस एंटरप्राइज के वेरियस पर्सन का रोल जो है वो फॉलो किया जाता है। अब हमारे कन्वेंशंस हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी आपके बिजनेस का डाटा है, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, सारी बातें डिस्क्लोज करोगे, चाहे वो लॉस से रिलेटेड है, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड है, चाहे आपके कोई भी एक्सपेंसेस, जो आपकी कुछ ऐसी बातें होती हैं बिजनेस में जो छुपाने की होती हैं, तो वो भी आप कैसे न कैसे उसको बैलेंस शीट के नीचे जो है डिस्क्लोज करोगे। तो कहने का मतलब है कि आप फुल डिस्क्लोज करोगे। दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट all significant information relating to the economic affair of the enterprise should be completely disclosed. In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is a material interest to the user of the financial statement, such as proprietors, present and potential creditors, investors and others. ये कन्वेंशन जो है वो कहती है कि इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड, हमारे आर्थिक मामलों से रिलेटेड
बिजनेस की, एंटरप्राइज की जितनी भी बातें हैं उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, क्रेडिटर से रिलेटेड है, इन्वेस्टर से रिलेटेड है, आप उसको डिस्क्लोज करोगे ताकि जो पर्सन जैसी इंफॉर्मेशन चाहता है वो वैसी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है उनको मिल सके। This the principle is so important that the Company Act make ample provision for the disclosure of essential information in the financial statement of a company। तो ये प्रिंसिपल जो है वो कंपनी एक्ट में बताया गया है कि आपको इसको फॉलो करना पड़ता है। मींस ये प्रोविजन जो है आप एसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एक कंपनी के बनाते हैं तो उसके लिए आपको फुट नोट में, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी आइटम है जिसको आप डाटा में अकाउंटिंग मनी की टर्म में नहीं लिख सकते हैं तो भी आप उसको फुट नोट में बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं। द परफॉर्मा एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट are prescribed by company account. Various item or facts which don't find place in accounting statement are shown in balance sheet by way of footnote such as contingent liabilities। अब आपने अपने अकाउंट्स में कौन से रूल, कौन से मेथड को यूज किया है वो भी आप बताएंगे, उसका भी फुल डिस्क्लोज करेंगे। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है संभावित दायित्व। मींस ऐसी लायबिलिटी जिसकी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है, पे करना पड़ भी सकता है, लायबल हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपने किसी पर्सन की कोई गारंटी दे दी, मैंने पर्सन की गारंटी दे दी कि आप इसको 10,000 रुपए या 50,000 रुपए, जो भी पर्सन पैसा लेना चाहता है आप दे दीजिए, ये पर्सन बिल्कुल विश्वास करने लायक है और मैं आपको इस पर्सन की गारंटी देती हूँ। राम और श्याम दो पर्सन हैं, एक मैं हूँ। मैंने राम की गारंटी दे दी शाम को कि आप राम को पैसा दे दीजिए, मैं इसकी गारंटी देती हूँ, अगर ये पैसा नहीं देगा आपका वापिस तो मैं आपको दे दूंगी। अब एक दिन राम जो है वो पर्सन किसी वजह से पैसा नहीं दे सकता जिसकी मैंने गारंटी दी थी, चाहे वो फ्रॉड करने के चांस है या फिर वो बेचारा पेमेंट करने के हाल में नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस टाइम पर मैंने जो जिस पर्सन की गारंटी दी थी उस वजह से मुझे पैसा देना पड़ेगा। मींस मैं लायबल हो गई, तो यहाँ मेरी लायबिलिटी हो गई। तो पक्का तो नहीं है कि लायबिलिटी होगी, संभावना है, अगर वो नहीं देगा तभी तो देना पड़ेगा। तो इस केस में हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। मींस पर्सन की गारंटी देने पर हो सकती है, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, अगर हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और अगर हम केस जीत जाते हैं तो हमको पैसा मिलेगा, और अगर हम हार जाते हैं तो हमको पे करना पड़ेगा। अब आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, तो अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर हार गए तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी आपके फ्यूचर में हो सकती है। तो इसके लिए आप अपनी जो है फुट नोट में बता सकते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे केस है जिससे अभी कुछ नहीं पता, उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो वो इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। सेम अगर हमारे कुछ डेटर्स हैं जिनके ऊपर आपने बिल लिखा हुआ है, या कोई भी ऐसे पर्सन हैं कि बिल रिसीव किया हुआ है और आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, बैंक से पेमेंट रिसीव कर ली है और पर्सन ड्यू डेट आने पर पैसा नहीं देता है, तो आपको बिल को वापिस बैंक को देना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है और उसको हम फुट नोट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा कन्वेंशन है कि फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट जो इसमें आता है, कन्वेंशंस, कि हम उसको हर एंट्री को, हर रिकॉर्ड की बात को अच्छे से डिस्क्लोज करेंगे। Disclosing of material facts does not mean leaking out of the secret of the business, but disclosing sufficient information which is of material interest to the users of the financial statement। तो यहाँ आप ध्यान से समझेंगे कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस के लिए सीक्रेट है आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे। किसको डिस्क्लोज करोगे? जो आपके यूजर्स के लिए
फाइंड आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो, बस आप उसको ही डिस्क्लोज करेंगे, जिससे इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट्स या हम कहीं कन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, आप उन इंफॉर्मेशन को जरूर यहाँ बता देंगे। सेकंड हमारा है कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी क्या है? मीन्स जो हमारे मैटर की, हमारे काम की बातें हैं, हम उसको ही जो है डिस्क्लोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस करोड़ों में बिजनेस कर रहा है, उसके लिए कुछ रुपयों की बात मैटर नहीं करती, लेकिन अगर कुछ बिजनेस हजारों में बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए 500 रुपए की बात बहुत मैटर करती है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो हमारे मैटर, हमारे काम की बात है, हमारे से रेलिवेंट है, उनको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हम बिना वजह नोट करके अपने अकाउंट्स को ओवरबर्डन नहीं बनाएंगे। मींस हम अपने अकाउंट्स को हैवी नहीं बनाएंगे। तो दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब ये कंसेप्ट जो, ये कन्वेंशन जो है वो फुल डिस्क्लोजर जो अभी आपने करी है उसका एक्सेप्शन बता रहा है। मतलब वो तो कहता था कि हर बात को फुल डिस्क्लोज करो, लेकिन ये कहता है कि मैटरलिटी मीन्स जो मैटर से रिलेटेड, आपके मामले से रिलेटेड बातें हैं, आप उसी को ही नोट करो। ज़्यादा नोट करने से, अनइम्पोर्टेंट आइटम को नोट करने से हमारे अकाउंट जो हैं वो अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाते हैं, तो हमको ओवरबर्डन नहीं बनाना है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। तो उनको नोट नहीं करना है, उनको प्रकट नहीं करना है जो इररिलेवेंट हैं, ओनली रेलिवेंट आइटम्स को ही नोट करना है। These unimportant items are either left out or merged with other item, otherwise accounting statement will be unnecessary overburden। वो कहता है या तो अनइम्पोर्टेंट आइटम को छोड़ दीजिए या फिर दूसरी आइटम के अंदर मर्ज कर दीजिए। ये हाँ अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA के द्वारा बोला गया है। तो इसमें क्या है कि ये बातें जो हम कह सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है इसकी मैटेरियलिटी की जो डेफिनेशन दी गई है वो देखेंगे। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। ऐसी आइटम को जरूर हम मैटर का मानेंगे, मटेरियल मानेंगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स को, जो उनको पर्सन को चाहिए, जिससे वो हमारे अकाउंट्स को विश्वास कर सकें, या हम कह सकते हैं कि वो उनको डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन आइटम्स को हम मैटर की मानते हैं। मीन्स वो नोट करने योग्य हैं। कॉलर ने क्या डेफिनेशन दी है? मटेरियलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक अटैचिंग टू ए स्टेटमेंट, फैक्ट और आइटम hereby its disclosure or the method of giving its expression would be likely to influence the judgment of a reasonable person। मैटेरियलिटी एक करेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे फैक्ट्स और आइटम्स को डिस्क्लोज करने की बात करती है, कि हमको उसका मतलब मेथड बताती है कि किसको हमने को नोट करना है, किसको नहीं करना है। इसमें जजमेंट की बात आ जाती है और रीजनेबल पर्सन की बात आ जाती है। मीन्स हर पर्सन के अकॉर्डिंग कोई मैटर की बात होगी जो नोट करने योग्य हो, तो ये इसमें पर्सन की जजमेंट जो है वो आती है। इसीलिए अकाउंटिंग कन्वेंशन का ये पॉइंट था कि इसमें पर्सन का रोल जो है वो होता है। It should be noted that what is material for one concern may be immaterial for another। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पर्सन के लिए जो मटेरियल है वो दूसरे के लिए मैटर की बात ना हो। For instance, the cost of small tool may be material for a small repair workshop, but the same figure may be immaterial for Escort Limited। अब वो कहता है कि जो डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस की अमाउंट्स कैसी हैं। मींस अगर पर्सन देखो एक छोटे औजारों वाली दुकान के लिए या रिपेयर वर्कशॉप के लिए क्या है, छोटे छोटे औजार बहुत काम के हैं, लेकिन एस्कॉर्ट लिमिटेड जो कार बनाने वाली है उसके लिए क्या है, जो छोटे औजार हैं उसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं है। तो सेम यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कंसिडरेशन जो है वो पर्सन के नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे 500 रुपए की बात अगर
छोटा बिजनेसमैन है तो उसके लिए बहुत बड़ी मैटर की बात है, और जो बड़ा मैटर पर्सन है जिसके जो करोड़ों में बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए 500 रुपए कुछ भी नहीं है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसके लिए क्या मैटर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको नोट करेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपको फ्यूचर में लॉस दिखे ना उसको तो आप नोट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट दिखे ना तो उसको आप नोट नहीं करें। मतलब अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने की संभावना है तो उसकी पूर्ति उसको आज ही कंप्लीट लिख लो कि लॉस होएगा, हो गया। क्योंकि मान लो नहीं भी हुआ तो उसके लिए पहले आपने प्रोविजन जो है वो बना दिया, पहले पैसा जो है वो साइड में रख लिया। लेकिन अगर आपने आज उसको प्रॉफिट समझकर बांट दिया, क्योंकि लॉस दिख रहा था फिर भी आपने कुछ नहीं करा क्योंकि आपने कहा अभी हुआ तो नहीं, तो इसलिए आपने प्रॉफिट समझकर उसको बांट दिया और इन फ्यूचर लॉस हो गया, तब आप कैसे पे करोगे? लेकिन अगर आपको प्रॉफिट दिखे आज इन फ्यूचर होने की तो उसको नोट नहीं करो। मे बी इन फ्यूचर प्रॉफिट ना हो, तो इन फ्यूचर प्रॉफिट ना हो तो आज आप प्रॉफिट समझकर बांट के ले गए, तो कल को लॉस हो गया या प्रॉफिट नहीं हुए तो आप वो पैसा कैसे पूरा करेंगे? तो ये कंजर्वेटिज्म पॉइंट कहता है कि अगर आपको लॉस दिखे तो उसकी पूर्ति पहले कर लो, अगर आपको प्रॉफिट दिखे तो उसको तब तक ना करो जब तक एक्चुअल प्रॉफिट ना हो जाए। According to this convention, all anticipted losses should be recorded in the books of account, but all anticipted or unrealized gain should be ignored. तो जो आपके लॉस है उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और अनरियलाइज्ड गेन मींस अभी रियलाइज नहीं हुए तो उसको इग्नोर करना चाहिए। इन अदर वर्ड, कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये अपने आप को सेफ करके चलता है, ये ऐसी पॉलिसी है जो कहती है कि सेफ रास्ता बन जाए आपके लिए। अगर प्रोविजन आपको लॉस दिखा रहा है तो आज ही आप उसके लिए एडजस्टमेंट कर लेंगे, आज ही आप उसके लिए अमाउंट तैयार कर लेंगे, तो आपको फ्यूचर में कम चांस होंगे आपके मतलब कि कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में आने से बच सकते हैं आप। सेम लाइकवाइज जैसे हम कहते हैं ना घर में भी कि हम जो है सारा पैसा जो भी हम कमा कर लाए आज ही खर्च ना करके कुछ पैसा जो है फ्यूचर में हमको नहीं पता क्या हो तो उसके लिए हम सेफ रख लें, ताकि फ्यूचर जो हमारा मान लो प्रॉब्लम्स वाला हो तब भी क्या है हम उसको प्रॉब्लम्स को अपनी कम कर सकते हैं उस पैसे को बचाकर। तो सेम यहाँ पर भी यही बात है। Likewise, when there are different alternative for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect or profit of capital should be adopted. तो कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप ध्यान में रखेंगे, अडॉप्ट करते हैं वो कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट और उसकी बात करनी है। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर ये पॉइंट आता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस और रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो देखो कॉस्ट प्राइस इज वैल्यू, कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू मींस रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल जो फ्यूचर में रिलाइज हो, मार्केट वैल्यू हो, उन दोनों में से जो कम है ना आप उस पे नोट करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपका कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक को बनाने का 10,000 रुपए आया और मार्केट में उसकी वैल्यू 8,000 रुपए है, तो आपको लग रहा है ना कि वो 8,000 में सेल होगा, तो 2,000 का तो आज ही लॉस हो गया। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आज ही आप दोनों में से जो कम हो उसी पर ही नोट करेंगे। और अगर मार्केट का रेट आपकी बनकर तैयार हुई 8,000 में, लेकिन आपको फ्यूचर में रेट दिख रहे हैं 15,000 रुपए, तो लेकिन आप 8 पे ही नोट करोगे, वो अभी प्रॉफिट हुए तो नहीं, मार्केट के रेट तो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो कुछ भी हम कह सकते हैं कि चेंजेस होने की वजह से हम आज इसकी अगर कम है तो हम उसी रेट पर ही नोट करेंगे। सेकंड, अगर आपके डेटर्स में से आपको कुछ डेटर्स फ्यूचर में बेड दिख रहे हैं कि जो आपका पैसा नहीं देंगे, तो आप उसके लिए आज ही प्रोविजन जो है वो बना लेंगे। थर्ड पॉइंट है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड। तो यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में आप सरेंडर वैल्यू को ही शो करेंगे, अमाउंट पेड जितनी आपने कर ली उसको नहीं करेंगे।
इसका केस मैं आपको आगे क्लियर बताऊंगी। अभी फिलहाल आपका जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का केस आएगा बिजनेस में, तब मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन करूंगी बहुत ज़्यादा अच्छे से। फिलहाल आप इतना ही समझेंगे कि सरेंडर वैल्यू जो है, जो समर्पण मूल्य होता है, आप उसको ही आप शो करेंगे, अमाउंट जितनी आप पे कर चुके उतनी को नहीं। फोर्थ पॉइंट है प्रोविजन फॉर ए पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर। जो आपका कोई केस चल रहा है तो उसके लिए आप पहले ही प्रोविजन बना लेंगे, क्या पता वो फ्यूचर में आपके फेवर में हो या नहीं, लेकिन अगर फेवर में हो तो वो पैसा आपका बच जाएगा, और अगर फेवर में नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसके लिए आप प्रोविजन बनाकर पहले ही अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आ रहे हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आप लॉस की पूर्ति पहले कर लेते हैं तो उसके इफेक्ट क्या रहेंगे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के क्या इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पर रहेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कम प्रॉफिट शो करेंगे जितने एक्चुअल प्रॉफिट होंगे उससे, तो इससे कम बांट सकोगे, तो पैसा जो है वो आपके बिजनेस में सिक्योर रहेगा। सेकंड पॉइंट, बैलेंस शीट जो है वो डिस्क्लोज करती है अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वैल्यू। अंडर स्टेटमेंट मींस आपकी एसेट्स को कम पर शो करेगी, जिससे आपकी लायबिलिटी और ज़्यादा शो हो गई, ज़्यादा शो होगी तो आपके जो इन्वेस्ट वो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट लेने वाले हैं, डिविडेंड लेने वाले हैं, तो वो समझ सकते हैं कि आपके पास कम पैसा, इसलिए आप कम डिविडेंड पे कर रहे हैं और आप फ्यूचर को सिक्योर रख सकते हैं। तो आप इसके लिए सीक्रेट रिजर्व भी बना सकते हैं। तो कहते हैं द अमाउंट मेंशन इफेक्ट विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विच इज इन डिफेक्ट डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। सीक्रेट रिजर्व हमारे बिजनेस को सिक्योर करने के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कि हम कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं, तो ये रिजर्व जो है वो छुपा लिए जाते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर इसका पॉइंट आता है कि ये उसका एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।